गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी से वादा था, आज हम लेकर आए हैं छात्रावास प्रबंधन के पार्ट 5 को, जिसमें आगे आप योग और बाल मन के बारे में जानेंगे और परीक्षा उपयोगी तथ्य और परीक्षा के उपयोगी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सिर्फ योग की प्रारंभिक जानकारी लेंगे, डीप योग हम इस पे नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा मोटा मोटा आप जानिएगा कि योग क्या है और योग जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले देखिएगा योग जरूरी क्यों है। तो योग से क्या होता है कि जो भी वातावरण है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसके लिए अनुकूलता आती है। इन्वायरमेंट में हम किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट कौन सिखाता है, ये योग से होता है। तो इसलिए योग करना आवश्यक है। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के कारण योग करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिवर्ष 21 जून को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को, इसे आपको याद रखना है। तो चूंकि योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे विस्तृत रूप से मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि योग से क्या होता है, कि छात्रावास में योग करना क्यों आवश्यक है। कि छात्रावास में जब बच्चे योग करते हैं तो उनसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास क्या होता है, इससे संभव हो पाता है। बच्चे अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं और उनकी जो बुद्धि है, उनका मन है, वो एकाग्र होने लगता है और शारीरिक विकास भी क्या होने लगती है, योग से होने लगती है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि योग क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय, कोविड काल के समय लोगों ने योग को अपनाया था और योग से हमने देखा कि इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। तो जब बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो बच्चा क्या होगा, बहुत कम बीमार पड़ेगा। और वो कम बीमार पड़ेगा तो अधीक्षक की भी कार्य क्षमता अच्छी दिखेगी और साथ ही साथ सकारात्मक सोच और रुचि से वो अपना हर कार्य करेगा। तो इसलिए यहाँ पे छात्रावासों पे, आश्रमों पे, स्कूलों पे योग करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि योग के पूर्व क्या सामान्य निर्देश हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जब बच्चों को अधीक्षक की या शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को जो योग से लाभ है वो तो स्पष्ट रूप से बताए। आप अगर सिर्फ बच्चों को ये कहेंगे कि योग करना है, चलिए इतने बजे खड़े हो जाइए, योग प्रारंभ कर दीजिए, तो बच्चा उतनी रुचि नहीं लेगा। तो योग करने से पहले अगर आप उससे लाभ बताएंगे, योग से बच्चे आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या आप उससे अच्छा हो पाएंगे, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है योग से लाभ के बारे में बच्चों को क्या करना, सूचित करना। उसके बाद जो योग करता है उसे विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है योग के लिए, कि जैसा कि योग करना है उसे स्वयं ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी पूरी जानकारी भी छात्रों को उपलब्ध कराना जरूरी है। क्योंकि आप अगर आधे ज्ञान से अगर आप योग करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा और उसमें दुर्घटना होने के भी चांस ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि योग के लिए क्या आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है। अगर मान लीजिए शिक्षक ने, अधीक्षक ने योग के बारे में जानकारी दी है और बच्चा उसे सुन नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है और वो गलत तरीके से योग करता है, तो मांसपेशियों में खिंचाव और इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एकाग्रता आवश्यक है, जिससे दुर्घटना क्या होगी, कम होगी। इसके पश्चात ये है कि योग सदैव कैसे करना है, खाली पेट पे करना है, ये सभी आप जानते हैं। और योग में सिर्फ आसन नहीं करना है, संस्था के बच्चों को, छात्रावास के बच्चों को योग के साथ आसन और प्राणायाम का भी ध्यान करना आवश्यक है। तो आसन और प्राणायाम दोनों मिलाकर योग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक को स्वयं योग आदि की विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अगर शिक्षक इन जानकारी को लेगा तभी वह बच्चों को उसके लाभ बता पाएगा और बच्चों को सही तरीके से क्या कर सकेगा, योग के लिए बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि योग का जो नियमित समय है वो सदैव नियमित होना चाहिए, पूर्व निर्धारित होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन में उस प्रकार से तैयार हो सकें। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप कभी भी कहते चलो योग करते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। योग के लिए क्या करना है, एक निर्धारण समय का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है और एक नियमित रूप से योग करना आवश्यक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण योगासन और प्राणायाम क्या क्या हैं जो संस्थागत स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पे या छात्रावास स्तर पे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्राणायाम में आप सभी जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से आप सभी को पता है कि एकाग्रता बढ़ती है, तो बच्चों को विशेष रूप से कराना चाहिए।
इसके बाद आसन में हैं जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उन्हें पवन मुक्तासन कराना चाहिए। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण आसन हैं सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि भी बच्चों को क्या करना चाहिए। इसके बाद जब बच्चे आसनों में और योग में और प्राणायाम में कुशल हो जाए तो सूर्य नमस्कार भी एक आदर्श आसन है जो सभी आसनों को सम्मिलित लाभ देता है। तो सूर्य नमस्कार भी क्रियाकलाप में ऐड करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, जो आसन है मैं उन्हें डील नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है उसका पीडीएफ का लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसे पढ़िए। इसमें सारी जानकारी, सारे योगासनों की जानकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल बनाया है कॉमनली जो हर व्यक्ति कर सकता है, उसका ये पीडीएफ रहेगा इस पे। और इस पीडीएफ को आप एक बार अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पे मैं आसनों और प्राणायाम की भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको वो पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, उसे आप पढ़िएगा। इसके बाद चलते हैं कि योगासन में क्या सावधानी हमें संस्थागत स्तर पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले है योगासन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि जब पसीना आता है, शरीर हीटेड रहता है, तो अचानक से ठंडे पानी के साथ जो है साम्यावस्था शरीर की बिगड़ती है, इसलिए तुरंत स्नान नहीं कर देना चाहिए। पसीने के सूखने के बाद ही या लगभग 30 से 40 मिनट के बाद ही क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है जो बच्चों को ध्यान रखना है कि योगासन करते समय अगर उसका सर्वाधिक लाभ लेना है तो जो श्वास है वो किससे लेना है, नाक से लेना है। ये बच्चों को बताना है बार बार कि सांस किससे लेना है, नाक से ही लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना है योग करते समय। इसके बाद कोई भी अगर असुविधा हो तो बच्चों को ये समझाना है कि योग आसन करते समय अगर कोई असुविधा हो तो तत्काल अब क्या करें, बच्चे सूचित करें। ऐसा नहीं कि डर के वो करे जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है किसी आसन को करने में, तो ऐसा भी नहीं हमें करना है। उन्हें बताना है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सूचना देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कम जानकारी या अल्प ज्ञान पर योग नहीं करना है। आप सभी एक लोकोक्ति या कहावत जानते हैं, नीम हकीम खतरे जान। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। कम जानकारी हो या अल्प ज्ञान हो तो योग को नहीं करना है। योग सदैव योग प्रशिक्षित व्यक्ति या जानकार व्यक्ति के साथ ही करना है। ये वो लिंक है जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा। कॉमन योग प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसे आप एक बार पढ़िएगा योग के लिए। तो इतनी सामान्य जानकारी थी, प्रारंभिक जानकारी थी योग के लिए। इसके बाद चलते हैं बाल मन में। तो बाल मन नाम से स्पष्ट है, बाल अर्थात छोटे बच्चों का मन, किशोरों का मन। आप सभी जानते हैं कि प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चे रहते हैं। अमूनतम इनकी उम्र 10 वर्ष से लेकर रहती है। 10-11 साल से बच्चे रहते हैं यहाँ पे। अधिकांशतः बच्चों की उम्र 11 साल रहती है और उससे बड़े बच्चे रहते हैं। तो ये सभी जो बाल मन हैं, इनको इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। बाल मन को समझना तो क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा कि बाल मन को समझना क्यों जरूरी है, क्यों आपके सिलेबस में बाल मन या बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक डाला गया है। तो ये सबसे बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चे जो संस्था में बच्चे रहते हैं वे बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका मन क्या होता है, बहुत संवेदनशील होता है और छोटी से छोटी बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो जो बातें अगर उन्हें प्रभावित करती है और अधीक्षक या शिक्षक उनके बाल मन को समझता है तो वह ऐसी बातें नहीं करेगा। दूसरी बात, सभी बच्चों की रुचि, विचार और व्यक्तित्व में अंतर रहता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनकी भी रुचि, विचार और व्यक्तित्व में अंतर होता है। और एक जैसा एक नियम या एक अनुशासन या एक ढर्रे पे सभी बच्चों को नहीं ले सकते, इसलिए उनके बाल मन को समझना जरूरी है, जिससे उनका विकास और उनके अच्छे अवसर हम क्या कर सकेंगे, प्रदान कर सकेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बच्चों के परिवेश, मतलब इस माहौल में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसका उसके प्रभाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बच्चा ऐसी जगह पे रह रहा है, ऐसे घर से आ रहा है जहाँ वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा देख रहा है, तो उस बच्चे की टेंडेंसी कैसे होगी, वह भी उद्वेलित हो जाएगा, जल्दी उग्र हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे के परिवेश का व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी समझने के लिए बाल मन को समझना जरूरी है।
तो ये मोटा मोटा है कि क्यों बाल मन को समझना जरूरी क्यों है, बाल मन का उद्देश्य क्या है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे की रुचि, सोच और व्यवहार को क्या करना है, समझना है। अब बच्चे की रुचि, सोच और व्यवहार को समझ लेंगे तो उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए मार्गदर्शन करना है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना है। और जब उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो वातावरण भी, इन्वायरमेंट भी आप अच्छे बाल मन के लिए डेवलप करेंगे, बच्चों के विकास के लिए वातावरण भी निर्मित करेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे कि बच्चों से व्यवहार कैसे करना चाहिए। सब कॉमन बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन्हें सुनिएगा कि सबसे पहले जिस प्रकार से किसी बड़े से आप बात कर रहे हैं, उसी प्रकार का आदर, उसी प्रकार का सम्मान बच्चों को भी देना चाहिए। आप मान लीजिए आप किसी जगह पे हैं, आप बड़ों से आप कह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप बच्चों से भी आप करके बात करें। तू, तुम, इस तरह की चीज़ें बच्चों को उद्वेलित करती हैं, कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो अब आदर देंगे तो बच्चा आपके आदर करेगा। संस्थागत स्तर पे बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बच्चों को आदर देंगे तो बच्चा भी आपको रिटर्न में क्या करेगा, आदर देगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि बच्चों की, किसी भी बच्चों की समस्या को गंभीरता से क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। जो भी समस्या है उसे जो छोटी से छोटी बात अगर बच्चा आपसे कह रहा है तो उससे बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। मान लीजिए बच्चा कोई पहली बार कोई बात करने आया, उस समय वो बात इतनी गंभीरता नहीं थी। फर्स्ट टाइम कोई बच्चा आपके पास आया और वो बात इतनी गंभीरता से नहीं थी, आपने उसकी बात को अनसुना कर दिया, सुना नहीं आपने उसकी बात को, तो अगली बार जब गंभीर बात होगी तो बच्चा बस आने से डरेगा। वो जब प्रारंभ में प्राथमिक बात नहीं कर रहे हो, आप उससे नहीं रिप्लाई करोगे अच्छी तरीके से, तो आगे आने वाली बातों को भी आपसे नहीं करेगा। इसलिए हमेशा बच्चों की समस्या को गंभीरता से लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, और उन्हें सुनना है। तीसरी बात है कि बच्चों को प्रत्येक कार्य में प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर बच्चा कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहन देना जरूरी है। ये प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ अगर बच्चा कोई अकेले गलती कर लेता है तो उसे सबके सामने मत डांटिए। सबके सामने डांटने से बच्चों का आत्मविश्वास जो है वो वीक हो जाता है, वह डरने लगता है, और साथ ही साथ वह उस उग्र स्वभाव उसके अंदर जनरेट होता है कि मुझे सबके सामने डांट दिए तो मैं इसका बदला लूंगा या इस तरीके की कोई अलग चीज़ करूंगा। तो बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अकेले में समझाना चाहिए उनके लिए। साथ ही साथ ये हम जानते हैं कि सभी बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। जरूरी नहीं कोई एक छात्र पढ़ाई में अच्छा हो तो वह खेल में अच्छा नहीं होगा, या किसी के अंदर आर्ट्स एंड कल्चर का अच्छा नॉलेज हो। तो इस प्रकार से उनकी रचनाशीलता में किसी भी प्रकार की वृद्धि करना भी हमारे बाल मन के लिए आवश्यक है, कि बच्चों की रचनाशीलता में वृद्धि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा का भाव, जब आप बच्चे को सुनेंगे, बच्चे की चीज़ों को दूर करेंगे, तो बच्चे के अंदर एक सुरक्षा का भाव आएगा। आश्रम छात्रावास में जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनके अंदर एक डर का माहौल रहता है। तो अधीक्षक अगर उन्हें सुरक्षा का भाव डेवलप कराएगा कि भाई तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ हमेशा, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो जब आप बच्चों को ये एहसास कराएंगे तो बच्चे आपसे अपने मन की सारी बातें कहने लगेंगे। तो ये बहुत जरूरी है बाल मन के बारे में। इस प्रकार से व्यवहार हमें बच्चों के साथ करना है। इसके बाद क्या व्यवहार बच्चों से नहीं करना है, तो सबसे पहले एक है, उपेक्षा नहीं करनी है। बच्चों का कभी भी अपमान नहीं करना है, उन्हें डराना नहीं है, असम्मान नहीं करना है, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है और असहयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुलना नहीं करनी है। बच्चों की जब आप तुलना करते हैं किसी दूसरे बच्चे के सामने, तो आप वह दूसरे बच्चों से मनमुटाव करने लगता है। तो आपको प्रतिस्पर्धा करवानी है बच्चों के बीच, तो कैसी प्रतिस्पर्धा करानी है, सकारात्मक, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करानी है, तुलना नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद चलते हैं आगे कि बच्चों के विकास में जो शिक्षक है या अधीक्षक है वो किस प्रकार भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आप सबसे पहले यह बात जानें कि बच्चे कोई भी बातें आप एक कहने से नहीं, आपको देख कर सीखते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं उसे देखकर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि अधीक्षक का जो आचरण है वो बच्चों के सामने सदैव अच्छा होना चाहिए। अगर अधीक्षक को लग रहा है कि बच्चे गाली ना दें, गाली गलौज ना करें, तो उसे भी उस प्रकार का आचरण करना होगा, उसे उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इसलिए स्वयं का अनुशासित व्यवहार क्या हो, बहुत अधिक आवश्यक है। उसके मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए, कि किसी बच्चे के लिए अपने मन में नकारात्मकता या प्री डिफाइंड, या ये बच्चा ऐसा ही है, इस पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। विचार कैसे रखने चाहिए, सकारात्मक रखने चाहिए। साथ ही साथ हर बच्चे का एक स्तर है। तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चा है, मान लीजिए पढ़ाई में अच्छा है,
तो आप उससे तुलना करके दूसरा बच्चा जिसे पढ़ाई में कम रुचि है, सेम कंपेयर मत कीजिए। तो मानसिक स्तर के अनुरूप व्यवहार कीजिए कि बच्चे, हर किसी बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। तो अधीक्षक की भूमिका है कि उनके मानसिक स्तर के अनुरूप व्यवहार करें और सबसे महत्वपूर्ण जो है अच्छे कार्यों के लिए सदैव प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अच्छे कार्य जो है वो पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अधीक्षक का कार्य ये है कि छात्रावास का प्रबंधन करते हुए बच्चों को अच्छी आदतें सिखाए और इन अच्छे आदतों के कारण संस्था का जो संचालन है वो बहुत सुगम होता है। तो इसलिए बच्चों को कला, संगीत, इस प्रकार की गतिविधियों में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे बच्चे पॉजिटिव रहें। और दूसरी चीज आप एक जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे एक टैगलाइन है, आप सभी जानते हैं। तो बच्चों को जब एंगेज रखेंगे, अच्छे कार्यों में एंगेज रखेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में एंगेज रहेंगे, तो उनका दिमाग खाली नहीं होगा और शैतान उनके दिमाग में आएगा नहीं। इसलिए संस्था भी क्या होगी, आपकी सुचारू रूप से चलेगी। तो इतनी बातें हमने बाल मन के लिए की हैं। आगे की कक्षा में हम पॉक्सो अधिनियम और जो शैक्षणिक अधिनियम हमारे पास उपलब्ध है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपके लिए अभ्यास प्रश्न आएंगे कि आप छात्रावास अधीक्षक जो है उसके प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, आ सकते हैं और डील करेंगे आप उन्हें। तो मात्र 2 वीडियो और आएंगी इस श्रृंखला पे, उससे हम डील करेंगे। उसके बाद जो हम कंप्यूटर के करंट अफेयर्स हैं, और आप लोग के लिए एक अच्छी बात है कि इंग्लिश विषय पर भी मैं कंटेंट लेके आऊँगा। तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, पहले हमें छात्रावास प्रबंधन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे और कंप्यूटर कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश और बाकी विषय पे भी हम जानकारी लेकर आएंगे। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्रारंभिक जानकारी थी, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इस पे, और योग के लिए PDF आपको मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।